नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते छत्तीसगढ़ बुलेटिन की और बात होगी दुर्ग की, जहां क्रशरों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां प्रेस क्लब पत्रकार संघ का चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दुर्ग में अखिल भारतीय अग्रवाल महिला समाज ने मकर संक्रांति के अवसर पर चंडी मंदिर में धार्मिक और सेवा गतिविधियों का आयोजन किया और इस दौरान समाज के सदस्यों ने माता चंडी की विधिवत आरती कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की और प्रसाद वितरण किया। महिलाओं ने पारंपरिक खिचड़ी का प्रसाद तैयार कर श्रद्धालुओं को वितरित किया और मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। समाज के पदाधिकारियों ने इसे सेवा, दान और सामाजिक समरसता का पर्व बताते हुए सामूहिक रूप से मनाने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने इस धार्मिक और सामाजिक पहल की सराहना की। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम यहाँ एक नेक कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। हम अग्रवाल समाज की ओर से यहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद का वितरण करने वाले हैं, साथ ही माँ चंडी माँ की आरती के साथ यह शुभ काम करने वाले हैं और साथ में मेरी पूरी सहभागिता बहनों की है। मैं नीलू रुंगटा, अग्रवाल महिला समिति दुर्ग जिला इकाई की प्रेसिडेंट। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत ही पावन हमें ये शुभ अवसर मिला है, जो कि हम छोटी सी एक सेवा कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम आलू गुंडे, जलेबी एंड खिचड़ी का वितरण करने जा रहे हैं। जय माता दी। बहुत से मंदिर है शहर में, आज चंडी मंदिर में ही क्यों प्रसाद? दुर्गा मंदिर, चंडी मंदिर चुने हैं क्योंकि यहाँ की विशेष महत्ता है। दुर्ग में बहुत प्राचीन मंदिर है और माता रानी का यहाँ सच्चा पर्चा है, तो इसलिए हम लोग ये मंदिर। अखिल भारतीय दुर्ग जिला इकाई की सेक्रेटरी जिला लेवल पे हम लोग यहाँ चंडी मंदिर में बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम आयोजित किए हैं, खिचड़ी वितरण का और आरती का। इससे हमें सब लोग को आशीर्वाद मिले, ऐसे हम लोग माँ चंडी से प्रार्थना करते हैं। हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे दुर्ग को ऐसा आशीर्वाद मिले। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन इकाई दुर्ग की मैं कोषाध्यक्ष ऋतु रुंगटा। आज हम सब चंडी मंदिर में हम सब उपस्थित हैं। यहाँ आज खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम हमने रखा है, जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में है। ये हमारा कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, तो ये हमारा पहला वर्ष है और हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे लोग आगे भी बढ़ाते रहें या हर साल ये कार्यक्रम होता रहे हम लोगों की देखरेख में या जो भी है। तो आज हम सब इकट्ठा हैं इसी पर्पस के लिए और चंडी मंदिर का हमें पूरा सहयोग। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में कलेक्टर अभिजीत सिंह की पहल पर जनदर्शन कार्यक्रम के तहत पतोरा और मुड़पात क्षेत्रों में संचालित क्रशरों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की गई। ग्रामीणों द्वारा क्रशरों से पर्यावरणीय नुकसान और खनन नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने खनिज विभाग को जांच के आदेश दिए। जांच में पाया गया कि क्रशर संचालक पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं कर रहे थे और इसके बाद छत्तीसगढ़ खनिज परिवहन भंडारण नियम 2009 और MMDR अधिनियम 1987 की धारा 21(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई से क्षेत्र के ग्रामीणों में संतोष है और अधिकारियों ने अवैध क्रशर और उत्खनन के खिलाफ अभियान को जारी रखने का आश्वासन दिया। कलेक्टर जनदर्शन में अवैध क्रशर संचालन की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस ग्राम पंचायत ब्लॉक पाटन में जांच किया। इसमें हमने 3 क्रशर वालों को नोटिस दिया है और 1 क्रशर मुड़पार स्थित हमने सील किया है और जो पतोरा में है वो क्रशर अवधि के अंतर्गत ही है, लेकिन अभी वर्तमान में बंद है। उसको नोटिस भी उसको भी जारी किया गया है और इसको हमने प्रकरण को खनन परिवहन भंडारण नियम 2009 के मानकों का उल्लंघन करने के फलस्वरूप प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसको धारा 21(5) के तहत इसमें अपडेट वसूल। जिसको सील किया गया है सर, उसका नाम क्या है और बाकी जो है? ये मुड़पार में है, मुड़पार में क्रशर है, संचालित है जी। इसमें जिसको भी जांच कमेटी बैठी है उसमें क्या इससे पहले भी उस बैक लिस्टेड थे वो क्रशर? नहीं, ब्लैक लिस्टेड क्रशर नहीं थे। क्रशर में हम भंडारण उपज्ञा 10 वर्ष की देते हैं, तो उसको 10 वर्ष की भंडारण उपज्ञा मिली हुई है, जिसमें वो क्रशर का गिट्टी क्रशर का कार्य कर सकता है और उसके द्वारा
जो जो उनके शर्तें होती हैं पर्यावरण विभाग के हुआ कि धूल जो उड़ रही है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उसको स्प्रिंकलर यूज करना है, वृक्षारोपण करना है आदि मानकों का उस पर पालन नहीं किया है। तत्संबंध में प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण विभाग को भी अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। ये जांच की पूरी जो जांच बैठेगी उसकी पूरी जो प्रकरण के बाद उसमें कब तक के इसकी कार्रवाई का निर्देश दिया देखिए, जाएगा? हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, हमने क्रशर भी सील कर दिया है। अब उसको जो सेक्शन हमारा MMDR एक्ट धारा 21(5) के तहत हम उसमें दंड वसूली की भी कार्रवाई कराएंगे और जो भी नियमानुसार उसमें जो पेनल्टी वसूल होती है शासन को दी जाएगी। थ्रेसर में कितनी प्रकार की गाड़ियां मिली और उसे भी सीलबद्ध किया गया? क्रशर ही सील कर दिया गया। जिस क्रशर को उपयोग करके गिट्टी का निर्माण कर रहे थे, गिट्टी 40-20 mm और जीरा गिट्टी इस टाइप का बनाते हैं, क्रशर को ही सील कर दिया है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में प्रेस क्लब पत्रकार संघ का चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वरिष्ठ पत्रकार नसीम फारूकी को अध्यक्ष, आशीष तिवारी और ईश्वर साहू को उपाध्यक्ष, प्रशांत राजपूत को महासचिव, जस्सू को सचिव, धर्मेंद्र गुप्ता को कोषाध्यक्ष और साजिदा शेख को संयोजक चुना गया। मीडिया गतिविधियों को सशक्त बनाने के लिए शैलेंद्र साहू, रोहितास भूवाल और प्रेम देशमुख को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। संरक्षक के रूप में प्रकाश देश लहरा, पवन बड़जात्या और प्रहलाद रुंगटा मनोनीत किए गए। महिला पत्रकारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसमें शाहीन खान को अध्यक्ष और दीपमाला सिन्हा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी नकुल महलवार की देखरेख में संपन्न हुई। प्रेस क्लब पत्रकार संघ का जो गठन हुआ है और जो इसमें पारदर्शिता से जो आज इसका चुनाव किया गया है वो अपने आप में बहुत बधाई के पात्र हैं कि कोई भी प्रक्रिया को इस तरीके से सार्वजनिक रूप से न करके एक विधिवत नीति से किया गया है। और मैं सबसे पहले नसीम भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज उनका चुनाव में अध्यक्ष चुने गए और समस्त बॉडी को जो उनकी बॉडी बनी है, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कामना करता हूं कि आप लोग निष्पक्षता से पत्रकारिता करें और जो आम पब्लिक की समस्या है उसको पुरजोर से उठाया जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रेस मीडिया हो। आज की जो स्थिति है उसमें पत्रकारों का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से आम पब्लिक के हितों में आप लोगों को जागरूक होकर बहुत दमदारी से काम करना पड़ेगा। बाकी पुनः सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप सब लोगों ने जो हमको बुलाकर जो इज्जत दी और पत्रकार संघ का संरक्षक बनाया, उसके लिए मैं अपने ओर से अवजा जी, अपना रुंका जी की ओर से और पवन की ओर से पत्रकार संघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, हम लोगों से जब भी जो भी काम पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं तन मन धन से। प्रेस क्लब पत्रकार संघ का जो आज यहाँ विधिवत यहाँ पे घोषणा हुई और निर्वाचन पद्धति से जो यहाँ सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन हुआ, सभी पदाधिकारी जो इसमें बने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सभी बधाई के पात्र हैं। और सबने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर व्यापारी जगत से श्री प्रकाश लहरा जी को, पवन बड़जात्या जी को और मुझे जो संरक्षक की भूमिका में लाया है, एक नई दिशा और दशा तय करेगा। और अच्छी सोच है इनकी भी, पत्रकार भाई लोग व्यापारी वर्ग से अपने बीच में संरक्षक बनाया है। और हमारे लायक कोई भी काम ऐसा दिखेगा कि हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और पत्रकार जो होता है ये सरकार और जनमानस का बीच में सेतु का काम करता है। जो भी बातें हैं जनमानस उसको विधिवत और सही तरीके से उठा के वो सरकार तक के अपनी बातों को रखता है। और आपसे हम यही उम्मीद चाहते हैं कि जो भी आप अपनी चैनल के माध्यम से जो जानकारी दे वो निष्पक्ष हो, साफ सुथरी हो और सभी बधाई के पुनः पात्र। धन्यवाद। मनोनीत लोगों को ये भी आप आए बताएं। मुझे आज बहुत गर्व के साथ कहना पड़ता है कि दुर्ग शहर में पत्रकार जो संघ बना है ये बहुत खुशी का विषय है। और इसमें जो अध्यक्ष बना है मेरा भाई नसीम फारूकी, मैं उसको अपनी ओर से
व्यापारी जगत से, कैट से, चेंबर से, सभी संगठनों से मैं बधाई देता हूं कि वो सभी को लेकर इस संघ को इतना बड़ा विशाल रूप दे कि आने वाले समय में लोग याद करें कि नसीम के अध्यक्ष कार्यकाल में यह संघ बना था और खड़ा हुआ, आज विशाल रूप हुआ। मैं क्योंकि पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र के राज में, तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज पत्रकारिता संघ में यह गठन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें बुलाकर पहली बार व्यापारी जगत को संरक्षक के रूप में हमें मनोनीत किया। यह खुशी की बात है। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुनः। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 5 और सेक्टर 6 से जुड़ी सिख संगत में गहरी चिंता है, क्योंकि आरोप है कि कुलवंत सिंह और तारा सिंह ने 20 वर्षों तक गुरुद्वारा और गुरु नानक स्कूल का निजी नियंत्रण रखा, जिससे आम सिख संगत को समिति की सदस्यता और सहभागिता से वंचित किया गया। वर्तमान समिति द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान में 219 नए सदस्य बने, लेकिन अब उन्हें मतदान से वंचित किया जा रहा है। संगत का कहना है कि रजिस्ट्रार के आदेश की गलत व्याख्या कर चुनाव एक तरफा घोषित किया गया, जबकि राज्य शासन में अपील विचाराधीन है। संगत ने मांग की है कि 455 वैधानिक सदस्यों की सहभागिता से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जाएं। बताइए किस लिए कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, क्या उद्देश्य था, क्या मंशा है? फैसला तो आप लोगों को बता दिया है कि इसमें जो चुनाव के बार बार आ रहे हैं गुरुद्वारा सेक्टर 6 में, उसके लिए सब सिख समाज एक तरफ है। जो 10-12 लोग हैं वो खराब कर रहे हैं। वो आपको बता दिया है कि जो पुराने प्रधान है कुलवंत सिंह जी, वो किसी को टिकने नहीं दे रहे, क्योंकि वो इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और इसमें जो सिख समाज है वो पूरा एक तरफ है और एक तरफ खड़ा रहेगा, तो हम चुनाव नहीं होने देंगे इसका। और अगर प्रशासन आएगा तो हम सब जहां पूरा भिलाई का और दुर्ग का और आजू बाजू गांव का सभी का जितना हमारा समाज है सभी को खड़ा करके 21 तारीख को यहाँ बाहर पूरे खड़े रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग देना, हम सभी आपके साथ में हैं। अपना नाम और जसबीर सिंह चाहल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। मैं सेक्टर 6 गुरुद्वारा का इस समय प्रधान हूँ, और जो सरदार कुलवंत सिंह द्वारा मेरे ऊपर दबाव डाला गया था, पहले तो उन्होंने आते ही बोला कि आप एक काम करो, गुरुद्वारे की चाबियाँ, स्कूल का सब जो प्रभार है हमारे को सौंप दो। मेरे को चुनाव का आदेश मिला है, एक अपना लेटर बना के मर्जी से और उस पर साइन करके लेके आ गए थे कि ये वैसा करके है। तो मैंने अपनी कमेटी से इसका पूरा बात किया, तो कमेटी ने डिसाइड किया कि ऐसा कोई हमारे जो उन्होंने लेटर ले गया था उस पर किसी पे ये नहीं लिखा था जो हमारे शासक। पद्मनी भोई के फैसले के खिलाफ आप लोग कहाँ गए थे और किस तरह का फैसला वहाँ से आया? पद्मनी भोई जी के जो फैसले से हम संगत खुश नहीं थी, उसका जो हमने आगे विरोध किया महानदी में किया है, और वहाँ का फैसला अभी 22 तारीख को आना है। लेकिन उस 22 तारीख को आना था, लेकिन इन्होंने पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। 22 का 23 तारीख नहीं किया, 22 का 21 कर दिया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की भी फैसला आन दो, इन्होंने नहीं माना। तब जाके हमने ऊपर जाके मैडम से रिक्वेस्ट करके फिर 13 जनवरी का हमने फिर उनसे हेयरिंग लेके अभी 13 तारीख को हमारा जो फैसला आना है, और जो हमारी सिख संगत सिख पंचायत जो बोलेगी हम उसी के हिसाब से चलते हैं और चलते रहेंगे। अगर ये 13 को फैसला उनके फेवर में आ जाएगा तो फिर सिख समाज क्या करेगा? मेरे साथ समाज खड़ा है, जैसा समाज करेगा हम वैसा चलेंगे। समाज पूरा बरखिलाफ है इस फैसले के भी, तो आगे भी इस तरह बरखिलाफ ही रहेंगे उनके। हम फैसला जो गलत फैसले को समाज आज तक सिख समाज ने माना नहीं है, ना मानेगा। मेरा परिचय सेक्टर 6 गुरुद्वारा सेक्टर 6 का इस वक्त प्रधान भाई है। हम आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो सेक्टर 6 गुरुद्वारे में जो चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने पहल करके और प्रशासनिक सभी अधिकारियों से सहमति लेके और उनके निर्देश अनुसार यहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें सरदार गुरुदेव सिंह जी को प्रधान नियुक्त किया गया था और प्रॉपर वोटिंग के थ्रू हुआ था। उसके बावजूद जो ये वहाँ पे रायपुर से जो सेक्रेटरी मैडम से जो ये निर्देश आया है कि ये चुनाव दोबारा होने चाहिए, और उसमें जो शिकायतकर्ता हैं और जो जिन पे हम आरोप लगाते हैं उन्हीं को उन्होंने चुनाव संचालन करने की एक जिम्मेदारी दी है। हमारा उस पर विरोध है।
पहली बात, हमारा जो विरोध है ये 2 चीज़ों पे विरोध है। पहला कि ये चुनाव जब प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति से और उनके निर्देशित अनुसार हमने चुनाव करवाए, तो ये चुनाव कैसे गलत हो सकते हैं, इस पे हमारा वो है, ये चुनाव दोबारा नहीं होने चाहिए, ये हमारा एक विरोध है। दूसरा, और अगर उन्होंने ये फैसला दिया तो ये फैसला उन्होंने कैसे दे दिया कि जो शिकायत करता है और जिस पे हम आक्रोशित है और जो जिसके ऊपर में बहुत सारे इल्जाम हैं, उसी को आपने चुनाव अधिकारी बना दिया और वही चुनाव कराएंगे, इस पे हमें विरोध है। और पूरा सिख समाज दुर्ग भिलाई आज इकट्ठा हुआ है और इसी विरोध के अगेंस्ट में हम बिल्कुल ये सभी आक्रोशित हैं और ये बोलना चाहते हैं कि जो 21 या 22 तारीख को जो चुनाव कराने की ये बोल रहे हैं वह चुनाव नहीं होंगे। इसमें उनको अपना फैसला तत्काल सोचना पड़ेगा और इस पे वापस अपने फैसले को ध्यान देके अच्छे से, जिससे सिख समाज पूरा इकट्ठा रहे और वापस ये फैसला देना है। मेरा नाम अरविंदर सिंह खुराना है, मैं उपाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गुंडरदेही के विधायक कुंवर सिंह निषाद ने मोदी सरकार पर मनरेगा के नाम और प्रावधानों में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे करोड़ों मजदूरों के काम के अधिकार पर संकट आ गया है। उन्होंने केंद्र और राज्य के हिस्से में बदलाव को लेकर विरोध जताया, जिसमें अब केंद्र 60% और राज्य 40% राशि देगा। कांग्रेस का दावा है कि इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और मनरेगा धीरे धीरे बंद हो सकता है। निषाद ने जिले में आंदोलन की घोषणा की, जिसमें गांधी प्रतिमा के सामने उपवास से शुरुआत की जाएगी। इस आंदोलन में कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बदलाव के दुष्परिणामों से अवगत कराने की योजना बनाई है। आज मनरेगा बचाओ संग्राम जो कांग्रेस पार्टी ने चालू किया है, जो 8 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगा और स्टेप बाय स्टेप, पहले हमारे राष्ट्रीय प्रभारी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आज हमारे गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कल 1 दिन का उपवास रहेगा और लगातार शहर स्तर बूथ स्तर तक इसकी तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा कानून जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने लाया था, जिसको आज खत्म करने की पूरी तरीके से साजिश हो रही है। ये एक गारंटी थी, मनरेगा रोजगार की गारंटी थी, ये कोई एहसान नहीं था। आर्टिकल 21 के तहत इसको गारंटी के रूप में लिया गया था। अब ये केंद्र सरकार द्वारा जो अधिकारियों के द्वारा किसको कितना, किस गांव को कहाँ कितना देना है, उस हिसाब से अब लागू किया गया है। कुल मिला के बजट भी कम किया गया। केंद्र का बजट पहले 90% था, अब 60% हो गया। राज्य सरकार राशि के नाम पे धीरे धीरे मनरेगा को बंद करने का ये एक साजिश चल रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी पूरा जोर विरोध करती है। जम्बूरी में आयोजन है, विवाद रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं, विधायक सांसद को कोर्ट तक पहुंचे। लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेके प्रेस के माध्यम से और सभी माध्यम से कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत कर रही है और जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती कांग्रेस पार्टी उसमें भी आंदोलन करती है। भूख हड़ताल कहाँ पर होगा? भूख हड़ताल ही दुर्ग में ही होगा, गांधी प्रतिमा के पास। मुद्दे को लेकर आज देखिए, मनरेगा बचाओ संग्राम हमारा आंदोलन आज से चालू हो रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद 10 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक हमारा ये मनरेगा बचाओ आंदोलन चलेगा। कल 1 दिन का उपवास है, उसके बाद 29 तारीख तक का, फरवरी में 29 तारीख तक का हमारा ग्राम संपर्क रहेगा, जिसमें हम भजन भी गाएंगे, लोगों के बीच में जाके बताएंगे कि मनरेगा को कैसे खत्म किया जा रहा है। मनरेगा एक कानून था, एक गारंटी थी, लोगों को 100 दिन का रोजगार देने का एक कानून था, जिसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है। कैसे खत्म करने जा रही है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब भूपेश बघेल जी का सरकार यहाँ था, दुर्ग जिला का डाटा आपको बताता हूँ, तो 45 लाख मानव दिवस हुआ करता था। उसके बाद जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पहले साल में इन्हें 32 लाख मानव दिवस कर दिया। उसके बाद अभी ये वित्तीय वर्ष जो है उसमें 18 लाख मानव दिवस कर दिया गया है। इसका मतलब ये है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसको खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ग्रामीण मजदूर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसके लिए हमारी लड़ाई ये अभी जो चलेगी वो 1.5 माह की लड़ाई हमारी जाएगी। जम्बूरी को लेके विधायक सांसद कोर्ट तक पहुंच गए, किस प्रकार से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का गुटबाजी आपको सतह पे दिख रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं इस चीज को कि कोर्ट जा रहा है, एक सांसद कोर्ट जा रहा है, लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में।
अरे इस प्रकार का भ्रष्टाचार, बिना टेंडर का आप 15 करोड़ का काम करा दिए। इसके पहले आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, 1500 करोड़ का इन लोग घोटाला किए। अरे कहाँ ईडी सीबीआई इनके लिए नहीं है, सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए। तो ये पराकाष्ठा जो है भ्रष्टाचार का, वो भारतीय जनता पार्टी ने। इससे कितना नुकसान है? पूरा ही नुकसान है। आज आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न किसान से मतलब है, न मजदूर से मतलब है, न युवाओं से मतलब है, न नौकरी पैसा लोगों से मतलब है। उनको सिर्फ अपने उद्योगपति साथी को कैसे साथ देना है, उस पे इन लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। इस विषय को लेकर 10 करोड़ का आयोजन किया गया। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे देश भर में जो मनरेगा कानून है, जो गरीब मजदूरों के लिए, गांव के गरीब मजदूरों के जो रोजगार का सहायक है और जीवन यापन का साधन है, उसको केंद्र सरकार द्वारा धीरे धीरे करके खत्म करने के तहत ये साजिश रचा गया है। उसके तहत पूरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय आदेश दिया गया है कि पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले भर में एक चरणबद्ध आंदोलन किया जाए, जिसके तहत आज यहाँ पर प्रेस वार्ता हुआ है, उसके बाद अनशन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद घेराव का कार्यक्रम होगा, फिर पंचायत जो कार्यक्रम होगा, मनरेगा के कार्यक्रम स्थल में जाने का कार्यक्रम होगा। और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये जो योजना है कोई सामान्य योजना नहीं है। जो गरीब मजदूर है, आपके गांव के परिस्थिति में अब जाओगे तो किसानी का जो सीजन होता है, किसानी के सीजन के अलावा बीच में इन लोगों के लिए वो एक समय बचता है जिसमें वो खाली रहते हैं। ऐसे वक्त में वो मनरेगा के तहत गांव के कच्ची सड़कें, कच्ची नालियां, तालाब गहरीकरण आदि कार्य को करते हैं। उसके तहत उस गांव का विकास भी होता है और उनका जीवन यापन का, उनको जो तनख्वाह मिलता है, उनको जीवन यापन का साधन भी बनता है। मैं समझता हूँ कि ये जो योजना था एक तरीके से गरीबों की योजना थी, जो बेचारे भटकेंगे। अब इस योजना को कम कर दिया जाएगा तो गांव में एकदम ज्यादा कमजोरी आएगी। गांव में इस योजना को जब कम करते जाएंगे तो और बंद कर दिया जाएगा तो गांव का जो विकास और गरीबी का जो दर है बहुत बढ़ जाएगा। इससे कितना नुकसान देखते हैं? मैं तो सीधा बोल दिया, यह कोई योजना नहीं है, ये देश की एक तो सहयोग है, एक तरीके से काम दे के करवा के उन गरीबों की मदद करना है। ये नुकसान ही नुकसान है। हमारा भारत देश अमीरों का देश नहीं है। हमारा भारत देश में गरीबी की रेखा में रहने वाले ज्यादा लोग रहते हैं। ऊपर से ग्रामीण स्थल में जो रहते हैं बेचारे, वो कितने गरीब हैं। उन गरीबों की ये योजना है। उस योजना को उन लोगों ने खत्म करने की वो किया है। उनका रोजगार को छीना है, उनके आजीविका के साधन को जीना है, उनके भोजन को छीना है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, उनको उनके भोजन को छीना है केंद्र सरकार के द्वारा। अब जमहूरी विवाद को किस प्रकार से देखते हैं? जमहूरी विवाद इनके आपस के नेताओं के द्वारा है। इनके एक मंत्री के द्वारा, इनके पूर्व मंत्री के द्वारा जमहूरी विवाद को उछाला गया है ना। उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उस मामले को बढ़ चढ़ के उठाया। अब एक चीज बताइए, बगैर टेंडर के 15 करोड़ का काम कराना, आपको पता होना चाहिए 50,000 तक का कार्य निविदा के तहत 50,000 के मूल्य का ऊपर का काम जो होता है वो निविदा के पटल में आना चाहिए, चाहे ऑनलाइन में आना चाहिए या ऑफलाइन में आना चाहिए। ऑनलाइन की भी इनकी सीमा होती है शायद 10 लाख या 11 लाख, या ऑफलाइन। ये तो सीधा सीधा 15 करोड़, मतलब 25 लाख का काम आप कर लो, 50 लाख का काम आप कर लो, तो कुल मिला के इसमें भ्रष्टाचार है। उसको जब ऑफलाइन में उसको बगैर मौखिक रूप में काम दिया गया है, उसको काम दिया गया है, तो स्वाभाविक है उसमें भ्रष्टाचार होगा। निविदा होता, सारे लोग आते, हो सकता है वो 15 करोड़ का काम 12 करोड़ में हो जाता। या निविदा होने से क्या होता है कि ज्यादातर देखा गया है कि जो निर्धारित दर होता है उस दर से नीचे आता है टेंडर। इसमें भी एक डायरेक्ट नुकसान हुआ है कि हो सकता है वो 15 करोड़ का नहा के 10 करोड़ में कोई ठेकेदार उस कार्य को कर देता। ये कुल मिला के भ्रष्टाचार का एक साधन बना है जमहूरी। मैं अयूब खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव। विषय को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग के इस भवन में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक प्रेस वार्ता, जिसमें यहाँ पर आप सब उपस्थित हुए हैं। पहले मीडिया के साथियों को मैं आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मेरे वरिष्ठ भी यहाँ बैठे उसे भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता इसलिए जरूरी था कि जिस हिसाब से मनरेगा के कानून को खत्म कर वी जी राम जी लाकर केंद्र की सरकार मजदूरों के साथ
कुठाराघात कर उसके अधिकारों को छलने का काम कर रही है, उस संबंध में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हमने रखी है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि मनरेगा कानून में परिवर्तन मोदी सरकार का श्रम विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर कुठाराघात है, मजदूरों के अधिकारी को सीमित करने वाला एक निर्णय है। मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने और गरीब और सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर की गई कोशिश है। अब तक मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाली अधिकारों पर आधारित गारंटी थी। नया फ्रेमवर्क करने इसे एक कंडीशनल केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाने स्कीम में बदल दिया गया। पहले स्कीम होता था, अब ये स्कीम नहीं रहेंगी। मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज और काम की गरिमा और डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के सपने का जीता जागता उदाहरण था, लेकिन इस सरकार ने न सिर्फ उनका नाम हटा दिया है, बल्कि 12 करोड़ मनरेगा मजदूरों के अधिकारों को भी बेरहमी से कुचला है। 2 दशकों से मनरेगा करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए लाइफलाइन रहा है और कोविड जैसे महामारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा के तौर पर जरूरी साबित हुआ है। अब तक मनरेगा मजदूरों को काम देने का कानून था। श्रमिक अधिकार पूर्वक काम मांगते थे, जिसे योजना में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे चलाना नहीं चलाना और चलाना सरकार की मर्जी पर निर्भर रहेगा। मनरेगा के तहत सरकारी आर्डर से कभी काम नहीं रोका गया है। नया सिस्टम हर साल तय टाइम के लिए जबरदस्ती रोजगार बंद करने की इजाजत देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा। एक बार फंड खत्म हो जाने पर या फसल के मौसम में मजदूरों को महीनों तक रोजगार से दूर रखा जा सकता है। मनरेगा केंद्रीय कानून था। 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते थे। अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60-40 का हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ। पहले मैचिंग ग्राउंड 50% राज्य जमा करेगी, तब केंद्र सरकार राशि जमा जारी करेगा। ये देख लीजिए, राज्यों की वित्तीय स्थिति अब आपको जानते कि सर्वविदित है। इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी। जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी। मोदी सरकार अब राज्यों पर जी राम जी का लगभग 50,000 करोड़ का बोझ डालना चाहती है। उन्हें 40% खर्च उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मनरेगा योजना देश के गरीब से गरीब लोगों के लिए रोजगार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातों में भी उनके साथ थी। इसलिए बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है। 100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात ये जो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक चालाकी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 70% गांव में भाजपा की सरकार आने के बाद से अघोषित तौर पर काम नहीं दिया जा रहा है। पिछले 11 सालों में यदि हम कहें तो सरकार बनने के बाद मनरेगा में काम देने का अगर राष्ट्रीय औसत देखें तो केवल 38 दिनों का है। मतलब 11 साल में मोदी सरकार किसी भी साल 100 दिन काम नहीं दे पाई है। मनरेगा काम करने का सही अधिकार था, उसे अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव मद में बदला जा रहा है, जो पूरी तरह से केंद्र की मर्जी पर निर्भर है। भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही है। VBG राम जी में जो राम जी बता रहे हैं उसे कहीं भी भगवान राम नहीं है। VBG राम जी का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। तो यहाँ पर भी धर्म के नाम पर छलने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। और कैसे मनरेगा को कमजोर करे, इसका मैं स्पष्ट 2-4 पॉइंट के आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। मनरेगा में जो पहले था, हर परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, लेकिन अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी। हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, लेकिन अब काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने हुए गांव को ही मिलेगा। पहले आप पूरे साल काम की मांग कर सकते थे, लेकिन फसल कटाई के मौसम में आपको काम नहीं मिलेगा। पहले आपको कानूनी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई थी। अब आपकी मजदूरी सरकार अपनी मर्जी से तय करेगी। पहले ग्राम पंचायत के जरिए अपने ही गांव के विकास के लिए काम मिलता था, लेकिन अब आप कहां और क्या काम करेंगे यह सरकार तय करेगी। पहले आप अपने काम में मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों की मदद लेते थे, उसकी मदद मिलती थी, लेकिन अब आपको किसी मेट या रोजगार सहायक की मदद नहीं मिलेगी। पहले आपकी मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती थी, इसलिए राज्य सरकार
बिना किसी चिंता या कठिनाई के आपको काम उपलब्ध करा देती थी। लेकिन अब राज्य सरकार को आपकी मजदूरी का 40% हिस्सा खुद देना होगा। खर्च बचाने के लिए हो सकता है राज्य मजदूरों को काम ही न दे। तो इस हिसाब से जो मनरेगा के काम के प्रति जो केंद्र की सरकार योजना बनाकर बीबीजी राम के नाम से संचालित करना चाहती है, उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। मनरेगा में जो आपको काम की गारंटी मिली थी, जो एक्ट बना था, उस एक्ट को खत्म करने की केवल ये योजना चला रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कोरिया से है, जहां इन दिनों सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और ऐसे में स्टंटबाजों द्वारा स्टंटबाजी कर प्रशासन को सीधे चुनौतियां दी जा रही हैं। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के समीप महलपारा चेर और बाईपास में स्टंटबाजी करते हुए कुछ युवाओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है वीडियो। ये युवा दे रहे हैं सीधे दुर्घटना को आमंत्रण। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता हफीज खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।